नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का ये जो क्लास होगा ये संविधान के सभी 22 भागों पर बेस्ड होगा और संविधान के सभी अनुच्छेदों पर बेस्ड होगा। मतलब कि एक ही क्लास में आपको संविधान के 22 भाग प्लस संविधान के सभी अनुच्छेद मिलने वाले हैं। तो आते हैं एक एक 22 भाग पहले हम लोग देखेंगे और फिर एक एक अनुच्छेदों पर पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे। अब यहां पर देखना जरा, पहला वाला जो आपका जो स्लाइड होगा इसमें आपको संविधान के सभी 22 भाग मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के भाग 1 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 5 में क्या है, 10 में क्या है, 14 में क्या है, ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, राज्य का नीति निर्देशक तो संविधान के किस भाग में है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सारे 22 भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं, लिस्ट पूरी बनी हुई है, ऐसे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अब यहां पर देखना जरा, इधर 22 भागों की लिस्ट दी गई है, इधर 22 भागों की लिस्ट दी गई है और उधर जो है इसका विषय दिया गया है। ये विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि साहब संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो आप बताओगे कि साहब उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संविधान का जो भाग 2 है यहां पर नागरिकता से संबंधित बात की गई है। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित संविधान के भाग 2 में है। फिर संविधान का जो भाग 3 है यहां पर मौलिक अधिकारों की बातचीत की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बातचीत की जाती है। संविधान का भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करता है। फिर संविधान का भाग 4 का या फिर 4A, यहां पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ये जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसको जो है शामिल किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान के भाग 4 का में क्या है, कौन सा विषय शामिल किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। संविधान का जो भाग 5 है उस भाग 5 में संघ की बात की गई है, मतलब कि केंद्र की बात की गई है। संविधान का जो भाग 6 है इसमें राज्य स्तर की बात की गई है, राज्य की बात की गई है। संविधान का भाग 7, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे उपबंध है जिनका निरसन कर दिया गया है। संविधान का जो भाग 8 है, यहां पर देखिए संविधान का भाग 8, इस संविधान के भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। क्या? संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात की गई है। संविधान का भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अगर आपको देखें तो यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ा हुआ है और यहां पर संविधान का भाग 9 का, क्या 9 का या 9A, ये जो है आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा है, जहां पर नगर पालिका मतलब कि शहरी प्रशासन की बात होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, फिर उसके बाद देखेंगे कि 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। समझना जरा, एक बार और रिवीजन करते हैं। संविधान का भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 का निरसन कर दिया गया है, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में आपको पंचायतें मिलेंगी, भाग 9 का में नगर पालिका मिलेगी और भाग 9 खा में क्या मिलेगा, आपको सहकारी समितियां मिलेंगी। ये आपका पहला स्लाइड था। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवीजन करने में क्या हो रही होगी, आसानी हो रही होगी। अब देखना जरा दूसरा वाला, 9 खा तक हम लोग आए, 9 का, 9 खा, 9 का और 9 खा। उसके बाद संविधान का जो भाग 10 है उस भाग 10 में क्या आपको मिलेगा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र मिलेगा। अनुच्छेद 244 संविधान का भाग 10, ये हमने जब आपको 5वीं अनुसूची पढ़ाया था तो उसमें ये पूरा डिटेल से हमने बताया था। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। फिर उसके बाद भाग 11 में क्या है बाबू, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, भाग 11 में दिखाई पड़ेगा। भाग 12 में क्या है बाबू, तो आप बताओगे कि साहब यहां पर वित्त, संपत्ति और संविदा तथा वाद है। क्या क्या? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। फिर भाग 13 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ये जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से लिया गया है। ये आपको अनुच्छेद 19 में आपको दिखाई दे देगा, आर्टिकल 19 में दिखाई दे देगा, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट भी है। खैर
यहां पर देखिए भाग 14, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये सब पूछा जाता है कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो आपने बताना है कि साहब भाग 14 में किया गया है। भाग 14 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ट्रिब्यूनल की बात की जाती है, अधिकरण की बात की जाती है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर निर्वाचन आयोग की बात की जाती है, अनुच्छेद 324 की बात की जाती है। फिर भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध से संबंधित विशेष उपबंधों की बात की जाती है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में क्या है बाबू, तो आप बताओगे कि आपातकालीन उपबंध है, क्या आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, तो यहां पर प्रकीर्णन है। भाग 20 में क्या है, तो आप बताओगे कि साहब संविधान का संशोधन, मतलब कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया दी गई है। फिर उसके बाद भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में जब आप देखेंगे तो यहां पर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्रायोगिक पाठ तथा निरसन। तो ये टोटल 22 भागों का हमने जिक्र किया कि 22 भाग, संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें क्या क्या आपको दिखाई पड़ता है। एक काम करते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और रिवीजन। संविधान का जो भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, भाग 4 में भाग 4 में क्या है, केंद्र शासित ये डीपीएसपी है ना। फिर उसके बाद भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। भाग 7 का निरसन कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, आपको संघ राज्य क्षेत्र मिलेगा या केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। 9 का में क्या है, नगर पालिका। फिर 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां। ये आपको जो है दिखाई पड़ा। फिर उसके बाद यहां पर देखना जरा, भाग 10 में क्या मिला बाबू, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या मिल रहा है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। फिर उसके बाद भाग 14 का में क्या है, ट्रिब्यूनल, अधिकरण की बात होती है। 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन। भाग 20 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रायोगिक पाठ और उसका निरसन। तो एक कुछ हमने जो है संविधान के पूरे भाग को देखा। तो एक एक भाग से आपका क्वेश्चन आया है और पूछता है कि फंडामेंटल राइट किस में है, संविधान संशोधन किस में है, नगर पालिका किस में है, नगर पंचायत वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। तो संविधान के 22 भागों का एक बार आप जो है थोड़ा सा लिस्ट अपना बना लेंगे तो उम्मीद है कि किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत नहीं करेगा। अब यहां पर देखना जरा, संविधान के ये अनुच्छेद, इस संविधान के क्या है, अनुच्छेद। और संविधान के जितने भी अनुच्छेद होंगे सब का एक एक प्रकार से हम एक एक पोस्टमार्टम करते चलेंगे, एक एक अनुच्छेदों को डिटेल से समझते चलेंगे। आते हैं, समझते हैं। संविधान का पहला अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ, एक मिनट, हाँ यहां पर देखिए जरा, संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या बाबू, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इस संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या है कि संघ का नाम इन द सेंस ए है कि जो आपके जो है राज्यों के नाम है उनके, और जो है राज्य क्षेत्र, आपका जो राज्य क्षेत्र है, जो यूनियन है उससे मिलकर के बना हुआ है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी समाहित है। बस आपको केवल ये याद रखना है कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 1 में क्या है, 1 में क्या है, संघ, राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। हालांकि यहां पर आपको इंडिया, दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट वगैरह शब्द मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें इंडिया नाम भी मिलेगा, जिसमें भारत भी नाम मिलेगा, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट मिलेगा, मतलब कि एक यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, संघ के लिए। तो ये सब भी, और ये संघ किसका बनेगा, तो राज्यों का संघ होता है। किसका संघ होता है बाबू, राज्यों का संघ होता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। संविधान का जो भाग 2 है इसमें क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संविधान के भाग 2 में नए राज्यों का स्थापना, प्रवेश या स्थापना। संविधान के भाग 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। समझिएगा जरा, संविधान का जो भाग 2 है, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इनमें डिफरेंसेस क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये अपना प्यारा सा भारत है, अगर प्यारे से भारत के भीतर
किसी प्रकार के जो है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को विभाजित करके ए और बी नाम के दो स्टेट बनाए जाते हैं, तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 का हिस्सा होगा। वो संविधान के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर हम नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना करते हैं तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 का हिस्सा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि संविधान जो भारत अपना है, इस भारत के बाहर का कोई राज्य क्षेत्र अगर हम मिलाते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर, जैसे मान लेते हैं हम नेपाल, जैसे मान लेते हैं कि भूटान, अगर भूटान अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत में कर दे तो वो जो है अनुच्छेद जो है 2 का हिस्सा होगा, मतलब कि नए राज्यों का क्या हो रहा है, भारत में प्रवेश हो रहा है। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2, और नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में जो है क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना, नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 जरा देखना, अनुच्छेद 5 क्या है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या है बाबू, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद, उसके बाद हाँ अनुच्छेद 5, फिर इधर देखना जरा, अनुच्छेद 14 विधि के समस्त समता का अधिकार, ये आपको जो है फंडामेंटल राइट मिलेगा। हालांकि यहां पर आते हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या है तो आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या राज्य की यहां पर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लिए हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की बात की गई है। विधि का शासन क्या होता है, जब कोई कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, उसको हम विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, सभी पर कानून समान रूप से लागू होंगे, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, विधि के समता या विधि, रूल ऑफ लॉ कहते हैं, या विधि का शासन कहते हैं। एक कहां पर आपको बात मिलती है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 क्या है, पूछा गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो है विभेद पर प्रतिषेध। मतलब कि यहां पर है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद आपका 15 है। फिर यहां पर देखना जरा, अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब कि जो सरकारी नौकरियां हैं, उस सरकारी नौकरी या सार्वजनिक अवसरों पर जो है एक सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता, हर एक वर्ग को यह देखा जाएगा कि वह जो है अपनी योग्यता के अनुसार अगर जो है भारत का नागरिक है तो किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए उसको जो है उस अपॉर्चुनिटी को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये क्या है, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, है ना। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है बाबू, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति एवं मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, जो आप जो है हमेशा अपनी बात को रखते हो, तो ये क्या है, अनुच्छेद 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधियों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, अपराधियों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है, राइट ऑफ प्राइवेसी मतलब कि निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद 21 आपको याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, ठीक है ना। इतनी बातें हुई, आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट अब यहां पर देखिए अनुच्छेद 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहीं पर लिख लीजिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये क्या बना दिया गया, शिक्षा को एक प्रकार का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ये किस में है, तो अनुच्छेद 21 का में आपको बताना है। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में क्या है बाबू, आप बताओगे, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारियां होती हैं और निरोध से संरक्षण, ठीक है ना।
अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म से प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि बालकों के जो है नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा होगा तो उसको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का जो है स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब किसी भी जो है नागरिक को, किसी भी भारतीय को अपने जो है धर्म को मानने, अंतःकरण करने, प्रचार प्रसार करने और उसको अपनाने की क्या स्वतंत्रता दी जाती है, अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कि यहां पर जो धार्मिक संस्थान है वह जो है अपने धर्म के जो है कार्यों का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 इसकी बात करता है। फिर अनुच्छेद 27 समझिएगा जरा, अनुच्छेद 27 क्या है, अनुच्छेद 27 यह कहता है कि राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी प्रकार का नागरिकों पर टैक्स नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 28 क्या है कि कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हो, कोई भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान होगा वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 क्या है कि यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 क्या है कि शैक्षणिक जो संस्थान है या शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब कि यहां पर सीधी सी बात है कि अल्पसंख्यक अपने मनपसंद या रुचि के जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है बाबू, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना, ये अनुच्छेद 32। फिर उसके बाद अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या है समझिएगा जरा, अनुच्छेद 39 में राज्य तथा अनुसरणीय कुछ नीतियों के तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का बहुत इंपॉर्टेंट है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। ये आपको ऐसे अनुच्छेद दिए जा रहे हैं जो क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से ये जो है अनुच्छेदों की बात हम कर रहे हैं। अब यहां ना जरा नेक्स्ट यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए। फिर अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या फिर जो है कोई असहाय हो, उस दशा में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपको कहां पर मिलती है बातें, अनुच्छेद 21 में मिलती हैं। अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का या 43A, इसको क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना या कर्मकारों की भूमिका, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 43 खा, अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के जो है संवर्धन का प्रावधान, इस 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता की जो बात करता है अनुच्छेद 44 करता है, बार बार ये चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 45, 6 से कम आयु के जो है उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखरेख और शिक्षा का उपबंध। समझिएगा जरा, जो हमने बताया था कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और इसी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत याद करिए अनुच्छेद 81 का जोड़ा गया था, और जिसमें शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, मूल अधिकार बनाया गया। अब सवाल है कि ये जो 86वां संविधान संशोधन है, पहले अनुच्छेद जो 45 हुआ करता था, इसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रारंभिक और प्राथमिक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। लेकिन अब अनुच्छेद 45 की प्रकृति चेंज कर दी गई है और कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये अनुच्छेद 45 इसकी प्रकृति में चेंज कर दिया गया और कहा गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो है बाल्यावस्था के बच्चों को जो है, ठीक है। फिर आना जरा नेक्स्ट यहां पर अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। अनुच्छेद 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्यजीवों की रक्षा, ये कहां पर आपको मिलेगा, अनुच्छेद 48A में मिलेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का क्या है, मौलिक कर्तव्य। कहां पर आप पढ़े थे इसको, मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद भाग, संविधान का भाग 4 का में, है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। अनुच्छेद 52 में क्या है बाबू, राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि राष्ट्रपति जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है।
अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की जो है पदावधि है, 56 नहीं दिया गया है, 56 जानिए कि राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कि जो है अपने पद धारण करने से जो है अगले 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। तो एक कुछ जो है हमने बातचीत किया अनुच्छेदों को लेकर के। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कौन सा अनुच्छेद? यहां पर देखिए अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता क्या है? देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और संसद लोकसभा का जो सदस्य है उस लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये आपका अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 72 ए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमा आदि और कुछ जो है मामलों में दंडादेश तथा निलंबन, परिहार तथा लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब कि अनुच्छेद 32 क्या है? ए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए जरा 58, अच्छा ऐसा है। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 क्या है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 70 क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के जो है कृत्यों का जो है निर्वहन। फिर अनुच्छेद 73 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो है महान्यायवादी की बात की जाती है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात की जाती है। अनुच्छेद 83A में क्या है? राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन होगा। राज्यसभा कैसा सदन होगा? एक स्थायी सदन होगा। कहां पर एक पता चलता है? अनुच्छेद 83 में। फिर यहां पर देखना जरा अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया लेकिन आप क्रम से ही पढ़िएगा। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना की बात की गई है। तो एक कुछ बातें हमने जो है अब तक अनुच्छेदों में देखा। ऐसे ऐसे पूरा अनुच्छेद हम लोग खत्म करेंगे एक ही क्लास में। हमने कहा था ना कि एक ही क्लास में हम पूरा अनुच्छेदों की बात करेंगे। अब इधर से देखिए जरा अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में क्या है बाबू? तो आप बताओगे कि संसद के सदस्यों की जो है योग्यता, अर्हता की बात की गई है। जो हमारे संसद मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके जो है सदस्यता के लिए अर्हता की बात कहां पर मिलती है? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में क्या मिलता है? तो संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन की बात मिलती है। ठीक है ना। अनुच्छेद 86 में क्या है? सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, मतलब कि संसद में जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का वो कहां पर है? अनुच्छेद 86 में है। 87 में संसद में जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण की जब बात होती है तो 87, और सदनों में अभिभाषण ए जो है आपको कहां मिलेगा? 86 में मिलेगा। फिर उसके बाद 89 में क्या है? तो 89 में राज्यसभा के सभापति। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति, वो जो है हमारे यहाँ का जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 क्या है? राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की बात करता है। अनुच्छेद 93 क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 101 में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मतलब कि यहां पर क्या है? यहां पर ए है कि जब जो है किसी विधेयक को पारित किया जाता है, अगर उस स्थिति में मत बराबर हो जाए, मत क्या हो जाए? बराबर, तो उस स्थिति में जो निर्णायक मत है उस निर्णायक मत पर प्रयोग कौन करेगा? तो हमारे देश का जो स्पीकर महोदय होंगे वो करेंगे। ठीक है ना, स्पीकर महोदय। और स्पीकर महोदय को ये पावर कहां से मिलती है? तो अनुच्छेद 101 के तहत मिलती है। अनुच्छेद 103 में क्या है कि सदनों में गणपूर्ति, सदनों में गणपूर्ति। अच्छा, सदनों की जो गणपूर्ति होती है वो कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी होती है बाबू? 1/10 होती है। ठीक है ना। मतलब कि लोकसभा में बैठक तभी हो पाएगी, बहस तभी हो पाएगी जब उसके 1/10 जो है पार्टिसिपेट करेंगे सदस्य, है ना। फिर अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 में क्या है कि संसद के सदस्यों के लिए निर्भरता। यहां पर निर्भरता मतलब कि इन द सेंस अयोग्य ठहराए जा सकते हैं किन किन आधारों पर, उसकी बात होती है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में क्या कि जब साधारण बहुमत नहीं पास हो पाता संसद में, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है।
अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में क्या है, अनुच्छेद 110 में जो है आपको मिलेगा क्या, धन विधेयक की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक की परिभाषा कहां पर मिलेगा, अनुच्छेद 110 में। यहां पर देखिए जरा, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, बजट कहते हैं, ये आपको कहां पर मिलेगा, अनुच्छेद 112 में मिलेगा। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के प्रबंधन, संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात करता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। मतलब कि संसद में क्या कुछ चल रहा है, न्यायालय में ये चीजें डिबेटेबल नहीं होंगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें नहीं जो है बहस का जो है काम की जाएंगी या बहस नहीं की जाएगी कि संसद में क्या चीजें चल रही हैं। तो वही कह रहा है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। ये कहां पर मिलेगा आपको, अनुच्छेद 122 में मिलेगा। अनुच्छेद 123 में हम जानते हैं कि अगर संसद अपने सत्र में ना चल रही हो तो राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश का जारी करने की शक्ति दी जाती है। कहां पर है, अनुच्छेद 123 में है। ऐसे अनुच्छेद 213 पढ़ेंगे तो ये जो है, ऐसे जब आप अनुच्छेद 213 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 213, तो ये जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अभिलेखीय न्यायालय के होने का जो प्रमाण है या फिर जो है अभिलेखीय न्यायालय का जो उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद 129 में किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो आप को बताओगे, सब सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है, ठीक है ना। चलें आगे, अनुच्छेद 215 है शायद, अनुच्छेद 215 ये शायद हाई कोर्ट के लिए जो है अभिलेखीय न्यायालय का बात करता है, अभी खैर ये आएगा। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 137 क्या है, निर्णयों तथा आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, रिव्यू करना। अगर कोई निर्णय दिया जा रहा है न्यायालय के द्वारा तो उसका रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कि राष्ट्रपति अगर कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट महोदय से जा करके अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति एक विधि से संबंधित विचार विमर्श कर सकती है। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात होती है, कैग की बात होती है। तो एक कुछ अनुच्छेद आप जो है देख लें। अनुच्छेद 153 पे आते हैं। अनुच्छेद 153 में क्या है कि राज्यों के राज्यपाल की बात होती है। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156, 55 सब कुछ पूछा गया है। सारे अनुच्छेद जो अनुच्छेद पूछे गए हैं वही अनुच्छेदों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अनुच्छेद 157 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता, योग्यता। फिर राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हता या योग्यता, वही क्या कि दो योग्यता अमूमन इसकी होती है, एक तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और दूसरा क्या कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 161 में क्या है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन तथा परिहार तथा लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। मतलब कि जैसे हम अनुच्छेद 72 पढ़े थे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वैसे अनुच्छेद 161 है ये राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात करता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मतलब कि राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाएगी और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, जैसे वहां पर अनुच्छेद आपको 76 मिला था मतलब कि भारत का महान्यायवादी, वैसे आपको अनुच्छेद 165 यहां पर मिल रहा है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों के विधान परिषदों का जो है उत्साधन या सृजन, ठीक है। फिर अनुच्छेद 174 क्या है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के लिए राज्यपाल का क्या अधिकार। तो एक कुछ बातें आप यहां तक के अनुच्छेदों में देखें, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए जरा अनुच्छेद 176 क्या कह रहा है,
अनुच्छेद 176 में कह रहा है कि भाई राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। फिर अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात होती है। यहां पर अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात होती है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरता की बात होती है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियों की बात होती है। अनुच्छेद 200 बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति ना देना और अनुमति रोक लेना तथा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देना। मतलब कि राज्य की जो विधानसभा है अगर किसी विधेयक को पारित करती है, उसको डाउटेबल होता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल क्या करता है, अनुच्छेद 200 के तहत वो राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक आरक्षित कर देता है। फिर यहां पर देखना जरा, अनुच्छेद 201 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अपना विचार अभिव्यक्त करता है, जो आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है राज्यपाल। तो यहां कह रहा है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश। तो ये हमने बताया था अभी अभी कि आपको अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 214 क्या है, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। देखिए अनुच्छेद 115 में 215 आ गया, वहां पे अनुच्छेद 129 था, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है अभिलेखीय न्यायालय का प्रावधान था, अभिलेखीय न्यायालय। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 215 है, जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के लिए जो है अभिलेखीय न्यायालय का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। फिर उसके बाद अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके जो है पद की शर्तें। ये कुछ अनुच्छेद हमने यहां से देखा, इस स्लाइड से। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए जरा, अनुच्छेद 219 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली गई शपथ और प्रतिज्ञान का जो है आपको प्रारूप दिखाई पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें या निकालने की शक्ति। आप जानते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के सहारे कहां जाते हैं, आप साहब हाई कोर्ट जाते हैं। आप कहां जाते हैं बाबू, हाई कोर्ट आप जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अनुच्छेद 32 के तहत आपको जाना हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन पर ही सुनवाई करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है ये मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की भी सुनवाई करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 231 में क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 239 का 2 बार का है, ये दिल्ली के संदर्भ में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 241 ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 243। अब 243 में आपको ग्रामीण प्रशासन दिखाई पड़ेगा। क्या, ग्रामीण प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 का में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, तो आपको ग्राम सभा दिखाई पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अनुच्छेद 243 खा में क्या, पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 गा में क्या है, पंचायतों की संरचना की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 243 घा में क्या है बाबू, तो आप बताओगे कि पंचायतों की जो है स्थानों का आरक्षण, या फिर इसको हम अनुच्छेद 243 डी भी कह सकते हैं, ABCD भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 झा में क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के जो है पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाती है। जैसे अनुच्छेद जो है आपको 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत क्या, वित्त आयोग के गठन की बात, वैसे राज्यों में भी वित्त आयोग गठित किया जाता है अनुच्छेद 243 झा के तहत, ठीक है ना। इतनी बातें हुई। आना जरा यहाँ नेक्स्ट जरा देखना, अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 टा, यहां पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात होती है। अनुच्छेद 243 था, नगर पालिकाओं के गठन की बात। अनुच्छेद 243 ना, नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 243 या का, यहां पर नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और अनुच्छेद 243 या का, यहां पर जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 243, अब यहां पर आप आ गए केंद्र राज्य संबंधों पर आ गए हैं, ठीक है, जो भाग आपने 11 में देखा था। फिर अनुच्छेद 246 में क्या है, संसद द्वारा और राज्य की विधानसभाओं द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 243 का में क्या है कि माल और सेवा कर मतलब GST
के संदर्भ में विशेष उपबंध विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके अधीन होंगी? संघ सरकार के अधीन होंगी। ये प्रावधान कहां से लिया गया है कि केंद्र अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगा? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 243 या झ ये सहकारी समितियों के जो है निगमन का प्रावधान। अनुच्छेद 249 इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची के विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का जो है अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। अगर संसद को यह लगता है कि नहीं ये राष्ट्रीय हित में है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना करके, तो वो बनाएगा, बशर्ते यहां पर जरूरत होती है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को क्या करे? पास करे। ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 250 आपात की उद्घोषणा के जो है परिवर्तन में होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो है संसद की शक्ति। यहां पर कहना चाह रहा है कि अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो रही है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है? वो संसद का हो जाता है। अनुच्छेद 252 में क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाएं, अगर संसद से अपील करें कि हमारे लिए आप कानून का निर्माण कर दीजिए, तो संसद को जो है कानून बनाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा जो है अंगीकृत किया जाना। तो इस चीजें हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाएं तो उनके लिए विधि का निर्माण संसद कर सकती है। अनुच्छेद 253 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए जो है विधान। अंतरराष्ट्रीय करार जो संधि समझौते होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनको जो है प्रभावी करने के लिए विधि विधान। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी जो है घाटों के जो है जल संबंधों के विवादों का जो है न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन का उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट था अंतरराज्यीय परिषद के गठन का उपबंध। ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 266 क्या है? भारत और राज्यों की संचित निधियां तथा लोक लेखा के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 267 क्या है? भारत और राज्यों की आकस्मिक निधियों की बात की जाती है। फिर अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर, मतलब कि जो जीएसटी काउंसिल है उसका जो उल्लेख है वो कहां पर है? अनुच्छेद 279 का में है। अनुच्छेद 280 यहां पर आपको फाइनेंस कमीशन मिलेगा, वित्त आयोग मिलेगा, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 300 में क्या है? वाद तथा कार्रवाइयां हैं। क्या है बाबू? वाद तथा कार्रवाइयां। तो एक कुछ जो है हमने अनुच्छेद इस जो है स्लाइड से देखा, एक एक अनुच्छेद हम पढ़ते जा रहे हैं। ये मेरा केवल मकसद यही है कि आप जो है एक बार वीडियो उठाएं तो लगातार आप वीडियो देख करके अनुच्छेदों को रिवीजन कर लें। ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 300 का में क्या है कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। फिर उसके बाद मतलब कि किसी भी विधि के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, अगर विधि बना करके ही वंचित किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 301 पूछा गया है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में क्या है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवाएं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाती है। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग में निहित होना। मतलब अनुच्छेद 324 क्या है? निर्वाचन आयोग बारे में आप जान सकते हैं। फिर अनुच्छेद 326 क्या है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी देश के नागरिक होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, वो जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 330 क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण या स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में क्या गया है? फिर उसके बाद आना जरा नेक्स्ट अनुच्छेद 330 का में लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का जो है स्थान या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। लेकिन समस्या क्या है कि अनुच्छेद जो 333 में विधानसभा या फिर आंग्ल भारतीयों के जो है प्रावधान था, इसको अब समाप्त किया गया है। किसके तहत? जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। मतलब आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन था, राज्यपाल करता था एक सदस्य का, अब वो नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में किया जाता था, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, अब वो भी नहीं किया जाएगा। तो ये आप जान सकते हैं। यहां पर अनुच्छेद 334 का
महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। अनुच्छेद 331, यहां पर देखिए जरा, 333 में ए राज्य की विधानसभाओं के बारे में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था। राज्यपाल एक सदस्य को करता था, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त हो गया। अनुच्छेद 331 में था लोकसभा में आंग्ल भारतीय, यहां पर राष्ट्रपति महोदय करते थे। कौन? राष्ट्रपति महोदय, ये 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 का में क्या है कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है ना, चलें आगे। अनुच्छेद 334 में क्या है? स्थानों के आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के लिए पश्चात ना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एससी आयोग अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? अनुच्छेद 338 का में क्या है? तो आप बताओगे कि यहां पर एसटी आयोग है। क्या बाबू? एसटी आयोग। एससी आयोग 338 का में क्या है? एसटी आयोग। 338 खा में क्या आपको मिलेगा? ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। यहां पर देखिए जरा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अनुच्छेद 338 खा में पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आयोग की नियुक्ति ये जो की जाती है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन क्या होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 345 क्या है? यह राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषाएं हैं। ठीक है, राजभाषाएं मतलब राजभाषा आयोग, राजभाषाएं, ये सब सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगी। अनुच्छेद 350 का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 350 का जो भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, उनके बच्चों को कहा जाता है कि उनको प्राथमिक भाषा में ही, उनके मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है ना, एक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 350 का है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष जो है प्राधिकरण की बात की जाती है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिया जाता है। अनुच्छेद 352 क्या है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन किन आधारों पर? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत पहले जो है आंतरिक विद्रोह था, अब जो है इसके स्थान पर क्या आ गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 355 क्या है? बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा या संरक्षा करने का जो है संघ का कर्तव्य होगा। कि मतलब कि संघ मतलब कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि राज्यों की क्या करे? सुरक्षा करे, बाह्य आक्रमण अगर हो रहे हैं तो। फिर अनुच्छेद 356 राज्यों की जो है सावधिक तंत्र के जो है विफल हो जाने पर इस दशा में विशेष उपबंध। यहां पर सीधी सी बात है कि अगर संवैधानिक तंत्रों के माध्यम से या संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से राज्य का प्रशासन नहीं चल पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन की बातें करता है अनुच्छेद 356। ये बातें चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट अनुच्छेद 360 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की बात होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अच्छा, अनुच्छेद 352 आपने देखा राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 आपने क्या देखा? 356 संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में आपने वित्तीय आपातकाल देखा। अनुच्छेद 368 जो कि जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिया गया है, अनुच्छेद 368, और ये क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है ना, संविधान संशोधन की जो है संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान। अनुच्छेद 371 क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 371 का खा क्या है? खा में क्या है कि यहां पर आपको असम राज्य के विशेष उपबंध मिल जाएंगे। गा में क्या है? आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना राज्य के बारे में विशेष उपबंध। छा में क्या है? मिजोरम राज्य के बारे में विशेष उपबंध। झा में क्या है? गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध। फिर अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको जो है प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था, अब ये प्रवर्तन में नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 371 का, वही मैं सोचा कि 371 का वो कहां गया, तो 371 क्या है? ये नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध करता है। खा में क्या है? 371 खा में क्या है? ये असम राज्य के बारे में। ठीक है ना, खा। उसके बाद गा में क्या है? ये सिक्किम राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। ठीक है, चलें आगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 300 जा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371
इया एक कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष संबंध। अनुच्छेद 393 संविधान के संक्षिप्त नाम, संविधान का पाठ। और अनुच्छेद 394 का में क्या है, संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। तो ये पूरा हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया। और केवल आप बस आपको मैं देखिए, जो आपका पॉलिटी वाला क्लास चल रहा है ना, वो पॉलिटी वाला पूरा डिटेल से चल रहा है। वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके चल रहा है। एक एक अनुच्छेदों पर हम 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट, 50-50, एक घंटा हम बिता रहे हैं वहां पर। तो वहां पर पूरा डिटेल से क्लास चल रहा है। लेकिन यहां पर मेरा केवल मकसद यही था कि आपको एक क्लास में रिवीजन करा देना कि किन अनुच्छेदों में कौन सी बातें कही गई हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाते समय उन अनुच्छेदों को जरूर से जरूर ध्यान में रखें, ठीक है ना। और जितने भी 22 भाग हैं उनको भी एक लिस्ट के रूप में जरूर से जरूर ध्यान में दें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।